हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में मैंने अगेन रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है फॉर योर अपकमिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि आगरा में सिचुएटेड है, फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट शिफ्ट हुई है। जो एग्जाम आपका 3 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया जाने वाला था, अब वो आपका एग्जाम 9 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। सो उसके लिए खास मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है और उस वीडियो की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। वहां से उस लिंक को एक्सेस करिएगा और वहां से उस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है आपको और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है फॉर DBRAU आगरा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, वो भी सारा मैंने बता रखी हूँ। सो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है आपकी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 में आपके 5 यूनिट्स होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, आईसीटी। सो इन सारे यूनिट्स पर आपका पेपर 1 बेस्ड होता है। सो उसकी प्रिपरेशंस के लिए हमने आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको हर एक यूनिट पर नोट्स देखने मिलेंगे। हर एक यूनिट पर हमारे पास मॉक टेस्ट है, आईसीटी हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो और मैथ्स के जो आपके यूनिट्स है उन पर हमने आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। आपको पता चलता है कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है, उस पर आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। सो इसी तरीके से हमारे इस कोर्स में हम आपको गाइड करते हैं कहाँ पर आपको कहाँ से कितना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ से रीड करना है, कितना रीड करना है, कहाँ पर आपको फोकस रहना है। ये सारी चीजें हम आपको हमारे इस कोर्स में बताते हैं और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है फॉर योर पेपर 1, सो आप अभी भी हमारे इस कोर्स के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द आपको हमारे इस कोर्स को परचेज करके आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है, हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली 30-40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है और हमारे ऐप के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, वहां से हमारे ऐप पर से सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसा कि आपके पेपर वन का आपका सिलेबस 3 to 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स। सो उन पर हमने आपके लिए एक कोर्स प्रोवाइड कर रखा है आपको, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक यूनिट पर आपको हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर देखने मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पर हमने वीडियो लेक्चर्स बना रखा है, करंट अफेयर्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, सो उन पर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। उसी तरीके से नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रखे हैं। ये हमने हमारे खुद से नोट्स बना रखे हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स देखने मिलेगा। उसी तरीके से मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हमने हमारे मॉक टेस्ट में। 40-50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर एक मॉक टेस्ट में। उसी तरीके से आपको 15 to 20 मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे हमारे इस कोर्स में। देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि आपके रिवीजन का काम करती है। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप इसे पढ़ के जाते हो तो डायरेक्टली इसी पीडीएफ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्जाम में। सो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जिससे कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। So let's begin with the MCQs. First question, is the respondent male or female? This question is related to which one of the following types of data measurement skills? इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया कि एक क्वेश्चनर प्रोवाइड किया रिस्पोंडेंट को और एक क्वेश्चन पूछा गया उसमें कि रिस्पोंडेंट जो है मेल है या फिर फीमेल है। सो ये क्वेश्चन कौन से टाइप ऑफ डेटा मेजरमेंट स्केल में लाई करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, डेटा मेजरमेंट स्केल के 4 टाइप्स होते हैं। सो आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio। नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आप क्या करते हो, चीजों को, कोई भी थिंग्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड कर लेते हो। देन ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में आप नॉमिनल की तरह आप नॉमिनल का ही स्केल ऑफ मेजरमेंट के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेंगे। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उनको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड कर लोगे, एज वेल एज आपके पास जो भी थिंग्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उनको आप एक ऑर्डर दोगे। देन इंटरवल में आप
सेम ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करोगे, बट इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं आप उनको एक इक्वल इंटरवल्स में बांट दोगे। एंड इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, इंटरवल में आपका जीरो आर्बिट्री होता है। एंड रेशो में सारे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बट रेशो में आपका जो जीरो होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अब इस केस में हमें ये पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया रिस्पोंडेंट को, उसमें पूछा गया मेल है या फिर फीमेल है। तो मेल और फीमेल बस आपको इतना ही पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर जो मेल है फीमेल है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पूछ रहा है आप मेल हो या फिर फीमेल हो। सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो चीजों को और जो ऑब्जेक्ट को किसी भी थिंग्स को डिवाइड करा जाता है, तो वो आपका आता है नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डिनल स्केल क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑर्डिनल स्केल जब होता, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मेल ज्यादा है फीमेल से, मेल इज ग्रेटर देन फीमेल, मेल इज लेस देन फीमेल, तब उस केस में आपका जो आंसर होता है तो ऑर्डिनल होता है। और इंटरवल और रेशो तो होगा ही नहीं, बल्कि इंटरवल और रेशो में आपके पास जो भी डेटा होता है जनरली वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। सो इस केस में आपको जो क्वेश्चन गिवन है ये आपका नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का टाइप ऑफ स्केल में आ जाएगा। सो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का ये आपका एग्जांपल होगा। आपसे बस यहाँ पर पूछ रहे हैं मेल और फीमेल को आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप डिवाइड कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, नॉमिनल। नेक्स्ट, Which one of the following represent highly negative correlation? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिमेंबर, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ये भी वीडियोस में बताया है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ये आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ओके, और वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, परफेक्ट, क्योंकि -1 है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मींस आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। ओके, आपको ये याद रखना है, अगर आपका जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगी जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे 0 तो होगा ही नहीं, अगर 0 होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो 0 तो होगा नहीं, 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको -0.9, -0.1 एंड -0.5, तो -0.9 आपकी यहाँ पर होगी, देन -0.1 कुछ यहाँ पर लाई करेगी और 0.5 माइनस यहाँ पर लाई करेगी। सो -1 से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है? -0.9। सो अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.9 होती है, तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो गए बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, -0.9। नेक्स्ट, a research paper is generally aligned in the following order of sequence. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आप आपका जो रिसर्च पेपर लिखते हो उसमें आप कौन से स्टेप्स, कैसे स्टेप्स फॉलो करते हो। तो रिमेंबर, रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर क्या होता है जिसमें आप जो भी आपके रिसर्च में आप वर्क करते हो, आपका जो रिसर्च वर्क होता है आप सारा आपके रिसर्च पेपर में लिखते हो, उसे हम कहते हैं रिसर्च पेपर। अब रिसर्च पेपर में आप आपका जो वर्क है आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एक सीक्वेंस पे, एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें बताना है। सो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, आप इंट्रोड्यूस करोगे आपके टॉपिक से, एंड देन आपका स्टडी एरिया, आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपने जिस प्रॉब्लम पर आप रिसर्च कर रहे हो वो बताओगे। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इंट्रोडक्शन एंड स्टडी एरिया। देन सेकेंड स्टेप में आप ये बताओगे कि वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई कोविड डिसीज हो गई, कोई हार्ट से रिलेटेड डिसीज हो गई, कुछ भी टॉपिक हो सकता है आपके रिसर्च का। ओके,
तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन से मेथड्स और क्या क्या मटेरियल्स लगे हैं, कौन से मटेरियल्स आपने यूज करे हैं, कौन से मेथड्स यूज करे हैं, नेक्स्ट आप स्टडी एरिया के बाद वो सारी चीजें बताओगे। तो सेकेंड स्टेप में आ जाएगा आपका मटेरियल्स एंड मेथड्स। देन ये बताने के बाद आप आपके रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स बताओगे। आपको उस मेथड यूज करने से, वो मेथड यूज करने से पर्टिकुलर कोई सैंपल आपने लिया है, उससे क्या आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके कंक्लूजन्स आ रहे हैं, आप ये बताओगे। देन रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स बताने के बाद आप ये बताओगे कि उस रिसर्च का फ्यूचर स्कोप क्या है। मतलब आपके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, आपके रिजल्ट के बेसिस पर आप ये बताओगे कि आगे उस टॉपिक पर कैसे रिसर्च करी जा सकती है, क्या क्या स्कोप है उस पर्टिकुलर टॉपिक में और क्या रिसर्च करी जा सकती है आगे, ये बताते हो। एंड लास्ट आप रेफरेंसेस लिखते हो। रेफरेंसेस क्या होता है, आपने कहाँ से कौन कौन सी चीजें, अगर आप आपके रिसर्च में कुछ चीजें किसी और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आप उस रिसर्चर का और उस ऑथर का प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो रेफरेंसेस ये आपका 5th पर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप ऑर्डर फॉलो करेंगे। फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन एंड स्टडी एरिया आएगा, देन सेकंड मटेरियल्स एंड मेथड्स, देन थर्ड रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन, देन फोर्थ फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च एंड लास्ट इज रेफरेंसेस। सो ये ऑर्डर हमें ऑप्शन बी में गिवन है, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below। इस क्वेश्चन में हमें list 1 एंड list 2 गिवन है। list 1 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स की हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब list 1 में आपको पॉइंट ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो। सो बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन। देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए नोन टर्म्स है, पहले तो हम इनका करेक्ट पॉइंट मैच कर लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पायलट स्टडी की तरह होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है, क्या वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं। अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है, मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे। सो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी, किसी भी प्रोग्राम के, कुछ भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है। सो पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 4, ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके हो गए। ऑप्शन ई एंड डी का हमें, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा। देन हम पॉइंट बी देखेंगे, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे क्या होता है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और रिकॉनेसेंस सर्वे आप ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो। सो रिकॉनेसेंस सर्वे में आप क्या करते हो, आप किसी मैप और मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, कोई भी फील्ड एरिया के बारे में। सो रिकॉनेसेंस सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो, सो रिकॉनेसेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सी पॉइंट गिवन है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एरिया चूज करा है, कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है। सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन। सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है। अब मान लीजिए आपने किसी एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया, एक एरिया चूज कर लिया, आपने देखा कि वो उस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितने मिनरल्स है, क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं, तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया, मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया। सो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये सारे आपके लिस्ट 1 का करेक्ट पेयर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन थर्ड में गिवन है, पहले थर्ड आएगा आपका, देन फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट इज फोर्थ। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है। अब रिमेंबर रिसर्च में 2 टाइप का डेटा होता है आपका, एक होता है प्राइमरी डेटा एंड एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा मतलब
वो डेटा और वो इंफॉर्मेशन जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं अपनी रिसर्च में। सो आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा होगा उससे आप कहोगे कि आपका वो डेटा सेकेंडरी डेटा होगा। सेकेंडरी डेटा जैसे कोई आर्टिकल्स में, किसी पेपर में, किसी जर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को अपने रिसर्च में यूज करते हैं और उस प्रॉपर उस ऑथर को और उस रिसर्चर का नेम मेंशन करेंगे। सो सेकेंडरी डेटा बेसिकली क्या होता है, आपका ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है। आप उस ऑलरेडी पब्लिश डेटा को अपने रिसर्च में अगर यूज करोगे तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है प्राइमरी डेटा क्या होगा इस ऑप्शंस में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स में ऑलरेडी आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, किसी भी रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी रिपोर्ट्स में प्रेजेंट होंगी। सो ये आपका, अगर ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होंगी तो ये आपका सेकेंडरी डेटा में आएगा, ये प्राइमरी डेटा नहीं होगा आपका। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड सर्वे। सो यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करा गया है एक फील्ड सर्वे करवाकर, एक सर्वे कराया होगा आपने जैसे क्वेश्चनर्स के थ्रू, और कुछ आपने सर्वेस कराया होगा इंटरव्यू के थ्रू, आपने कुछ सर्वे कराकर अपने डेटा को कलेक्ट करा है। तो अपने रिसर्चर ने यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट करा है खुद डेटा कलेक्ट करा है सर्वे करवाकर, तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी डेटा में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड सर्वे। नेक्स्ट, Which one of the following comes under probability sampling? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन probability sampling के अंदर आएगा। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन बी पर्पसिव सैम्पलिंग एंड ऑप्शन सी कोटा सैम्पलिंग। तो आपके जो ये तीनों भी सैम्पलिंग है आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपनी पर्पस, अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट के बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आपका ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जिसमें रिसर्चर रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते। यहाँ पर रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस, जजमेंट और अपने पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, हम इस डायग्राम से देखते हैं। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, आपके पास जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन होती है। सो आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है। होमोजीनियस पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो इस तरीके से, और जो ग्रुप्स बन जाते हैं उनको आप कहते हो क्लस्टर। क्लस्टर में आप इससे, जैसे कि आपने ये ग्रुप डिवाइड कर लिया, इस ग्रुप को आपने डिवाइड कर लिया, यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, फिर ये दूसरा ग्रुप बन गया, आप उनके सेम प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सारे लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हो। तो यहाँ पर रिसर्च ने तीन तीन को ग्रुप बना लिया और उनको अपने जो पॉपुलेशन है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, जिनको हम कहते हैं क्लस्टर। अब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, एज इट इज पूरे क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पर से ऐसा ग्रुप बना लिया, यहाँ इसमें से सिर्फ एक मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं करते रिसर्चर, बल्कि एज इट इज पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में रिसर्चर ने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट कर लिया और ये वाला ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और रिसर्चर का ये सैंपल बन गए, और इस पर रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी परफॉर्म करेंगे, इस पर रिसर्चर अपनी स्टडी परफॉर्म करेंगे। सो और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर होमोजेनियस पॉपुलेशन में से ग्रुप्स में अपनी मेंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम क्लस्टर कहते हैं, और जो ग्रुप बना लेते हैं, जो क्लस्टर बना लेते हैं, रिसर्चर रैंडमली उस ग्रुप को एज इट इज, उस पूरे ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो आप रिसर्चर का सैंपल बन जाएगा, उस पर रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर आपका आ जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिलेक्ट द पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, आप इंटरवल डिसाइड कर लेते हो। आपके मान लो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपके पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मैं हर 5th पर्सन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो मेरा सैंपल बन जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई इंटरवल डिसाइड कर लो कि इतने इतने नंबर्स के लोगों को, इतने इतने नंबर्स पर जो भी मेंबर्स आएंगे उनको मैं
सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आता है और यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, the population divided into various subgroups and each subgroup having a representation in a sample design is called stratified sampling. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आप क्या कर लेते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है जो कि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होती है, आपकी पॉपुलेशन को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो जो कि आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, और उस ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उस ग्रुप से आप सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो और उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। सो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की डेफिनेशन हो गई। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। Then option C, the members of population are fairly homogeneous where simple random sampling is used. Yes, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी ये कह रहा है हमें कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप जो पॉपुलेशन में से मेंबर्स सिलेक्ट करते हो, तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उस केस में होमोजीनियस होगी। अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होंगे तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हो और रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। अगर आपकी पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस होगी तो आप स्ट्रेटिफाइड का यूज करोगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन डी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। तो आपको याद रखना है ये ऑप्शन जो आपको गिवन है सैम्पलिंग से रिलेटेड, ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप लॉटरी मेथड की तरह आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। तो लॉटरी मेथड क्यों कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब लॉटरी का टिकट लगता है लोगों को, तो क्या कैसे करते हैं, लॉटरी मेथड में एक लिस्ट होती है जिसमें मेंबर्स के नेम गिवन होते हैं और उसमें आप रैंडमली किसी भी मेंबर्स को चूज कर लेते हो और उनकी लॉटरी लग जाती है। उसी तरीके से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में भी आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हो, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करते हो और उस पर स्टडी परफॉर्म करते हो आपकी। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट जस्ट लाइक ड्रॉइंग अ नंबर इन अ लॉटरी। नेक्स्ट, The scientifiक methods is based on the basic postulation that, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो साइंटिफिक मेथड शुड रिलाइज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है, जो आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हो, जो आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेस्ड हो। तो आपके साइंटिफिक मेथड्स में आपके जो भी मेथड्स होंगे वो आपके ऑब्जर्वेशंस, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो होने चाहिए। सो इट शुड बी रिलायड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देन ऑप्शन बी, यूटिलाइजेज रिलेवेंट कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स। मतलब आपके जो भी साइंटिफिक मेथड्स है उसमें आपको कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड होने चाहिए और मेथड जो आप यूज कर रहे हो वो साइंटिफिक मेथड से रिलेटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी, कमिटेड टू कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब आपके जो साइंटिफिक मेथड्स है वो आपके ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करने चाहिए। मतलब मान लो आपकी जो रिसर्च है उसका एम कुछ है, उसके गोल कुछ है, तो उसके बेसिस पर ही आपके जो साइंटिफिक मेथड्स है वो कंसिडर होने चाहिए। आपके जो साइंटिफिक मेथड आप यूज करोगे आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को वो कंसिडर करने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों भी आपके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, SPSS इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि SPSS का फुल फॉर्म क्या होगा। सो रिमेंबर SPSS का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब SPSS क्या होता है, जैसे वेरियस काइंड ऑफ रिसर्चर किसी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए SPSS का यूज करते हैं, और SPSS एक सॉफ्टवेयर और पैकेज होता है जो क्रिएट करा जाता है किसी मैनेजमेंट और सोशल साइंस डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो SPSS का फुल फॉर्म होगा स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो ट्रीटमेंट वर्ड है ये कौन से वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ट्रीटमेंट, जैसे मान लो रिसर्चर और यू कैन से डॉक्टर जो होते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करते हैं, तो डिसीज को जब ट्रीट करते हैं रिसर्चर और डॉक्टर्स तो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट ड्रग डेवलप करते हैं। तो ड्रग डेवलप करते हैं तो यहाँ पर डिसीज है कोई पर्टिकुलर, उसको ट्रीट कर रहा है, ड्रग डेवलप कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी लोगों को एक्चुअल ड्रग देकर देखेंगे और किसी लोगों को
प्लेसिबो देंगे, प्लेसिबो का मतलब है ड्रग नहीं देंगे, वो कुछ और हो सकती है, कुछ और गोली हो सकती है, कुछ और टैबलेट हो सकती है। तो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, ड्रग है, ड्रग का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं ये देखने के लिए वो ह्यूमन बॉडी पर कैसा अफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को तो आप ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है, जो आपको बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम ये देखते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये बीच में क्या लिंक है, इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल को आप इंटरवीनिंग वेरिएबल का अनदर नेम ट्रीटमेंट वेरिएबल, ट्रीटमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।